अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आ रहा होगा। नावल हमसफ़र। रुखसार जले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में टहल रही थी। इसे फरजाना पुप्पो ने सख्ती से शहरयार और सवेरा दोनों से दूर रहने का हुक्म दे दिया था। अकरम भी हॉस्पिटल में थे, वरना वो इनसे मदद तलब करती, लेकिन इस वक्त वो अपने बीमार शोहर को मज़ीद परेशान नहीं करना चाह रही थी। तभी इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और ज़हदा बेगम अंदर दाखिल हुई। रुखसार बेटी, क्या बात है, आज तुम नाश्ता पर भी नहीं आई? फरजाना खुद बच्चे खाने को देख रही है। अम्मा जी, मुझे पुप्पो ने सख्ती से कमरे से बाहर निकलने से मना कर दिया है। वो कहती हैं अगर मेरी झलक भी शाहू ने देखी तो वो अकरम की दूसरी शादी करवा देंगी। फरजाना आपा भी बस। खैर तुम फिक्र मत करो, शहरयार कल शाम लंदन जा रहा है, सवेरा भी इसके साथ जा रही हैं। अम्मा, क्या मैं वाकई शेरू और सवेरा से नहीं मिलूंगी? फिर पता नहीं इनका कब आना हो। आप प्लीज़ पुप्पो को समझाइए। रुखसार बेटी, तुम तो बहुत समझदार लड़की हो। खैर छोड़ो ये सब। बेटी ये कुछ रकम रखो। वो लिफाफे में रखी एक कसीर रकम इसके हाथ में रखती हुई बोली, आज बाजार जाकर सवेरा के लिए वलायत के लिहाज से चंद जोड़े ले आओ और करेंसी तब्दील करवा लाओ। मगर अम्मा, अगर पुप्पो को पता चल गया तो वो खफा हो जाएंगी। रुखसार परेशान हुई। ये भला क्या बात हुई? तुम अपने बाप के साथ जाओगी और इसमें खफा होने वाली कौन सी बात है? अम्मा जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि पुप्पो जी सवेरा से कितनी नफरत करती हैं। वो हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि इनकी बहू इसकी शॉपिंग करे। आपने कल पुप्पो जी की बातें नहीं सुनी? वो मुझे साफ कह गई हैं कि मैं अगर शाहू से मिली तो वह अकरम की दूसरी शादी कर देंगी। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा है। उन्होंने मुझे बेऔलादी का ताना भी दे दिया है। बेटी तुम फिक्र मत करो, अभी जैसा तुम्हारी पुप्पो जान कह रही हैं वैसा ही करती जाओ। तो क्या अपने अकलौते बाई बावंज को छोड़ दोगी? ये मुझसे नहीं होगा। इतना परेशान मत हो, अभी मुश्किल वक्त है, गुजार लो। देखना अल्लाह पाक कोई बेहतर सबब बना देंगे। ठीक है अम्मा, मैं सब्र करती हूँ, लेकिन अकरम ठीक हो जाएं तो इनसे बात ज़रूर कीजिएगा। अच्छा ज़रूर करना। देखो भला मैं किस काम से आई थी और तुमने मुझे किन बातों में लगा दिया। तुम्हारी पुप्पो तो सदा से ऐसी ही हैं। इनकी किसी बात की टेंशन मत लिया करो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकलूंगी तो अकरम से इजाज़त लेकर वहीं से मार्केट चली जाऊंगी। रुखसार बारी रकम का बंडल उठाकर पर्स में रखती हुई बोली। सुबह फजर के वक्त मामूल के मुताबिक सवेरा की आंख खुली। वो कुछ देर चुपचाप सोफे पर लेटी रही, फिर नमाज का इरादा करके उठी। सामने ही बेड पर वो सितमगर सो रहा था। वो बिना आवाज़ किए वज़ू करने के लिए वाशरूम की तरफ बढ़ी। नमाज पढ़कर वो एसी की कूलिंग कम करती हुई कमरे से बाहर निकल आई और अपने मामूल के मुताबिक शाह बीबी को वज़ू करवाने इनके कमरे की जानब बढ़ गई। शाह बीबी नमाज के लिए उठी ही थी कि सवेरा इनके कमरे में दाखिल हुई। अस्सलामु अलैकुम शाह बीबी। सलाम करके इसने हमेशा की तरह अपना सर इनके आगे झुकाया। वा अलैकुम अस्सलाम। उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरते हुए दुआ दी। तुम इतनी सवेरे? वो हैरान थी। शाह बीबी, मैं तो रोज़ ही सवेरे उठती हूँ। मेरा मतलब आज तो तुम्हारी शादी का तीसरा दिन है और बैठ, नई नवेली दुल्हन कमरे से बाहर अकेली नहीं आती। और बेटा, नई नवेली दुल्हन अपने कमरे से अकेली बाहर नहीं आती, अपने सर के साई के साथ ही बाहर निकलती है। शाह बीबी जी, मैं कहाँ से दुल्हन हो गई, आप सब जानती तो हैं। अच्छा सब छोड़िए, और मैं जब तक नमाज पढ़ रही हूँ तुम ज़रा माई से कहकर चाय बनवा लो। और हाँ, खबरदार खुद किसी काम में नहीं लगना। पर शाह बीबी, आप तो मेरे हाथ का नाश्ता पसंद करती हैं, फिर क्यों रोक रही हैं मुझे? बच्ची, हमारे यहाँ नई दुल्हन से मेहंदी उतरने तक कोई काम नहीं करवाते। अब तुम जाओ और माई को चाय का बोल दो। वो दो टोक लहजे में बोलती हुई नमाज के लिए खड़ी हो गई। सवेरा धीरे से चलती हुई बावर्ची खाने में दाखिल हुई तो इधर माई और इनकी बेटी पहले ही वहाँ मौजूद थे। माई, फारिग होकर शाह बीबी की अदरक वाली चाय बना दीजिए, इसने पराठों का आटा गूंथती हुई माई से कहा। वाह बन्नो वाह, तुम तो 2 रातों में अपनी औकात भूल गई हो। सवेरा चौंक कर मुड़ी तो सामने ही नमाज के अंदाज में दुपट्टा ओढ़े फरजाना पुप्पो खड़ी नजर आई। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? चल चाय बना और सबका नाश्ता, आज तेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने इसे झिड़क कर काम से लगाया। बीबी जी, नाश्ता मैं बना लूँगी, माई ने डरते डरते कहा।
माई, तुमसे जितना कहा जाए बस इतना ही किया करो। फरजाना हुक्म देती हुई कुर्सी घसीट कर बैठ गई। चाय बन चुकी थी। सवेरा ने शाह बीबी की चाय माई के हाथ भिजवाई और खुद आस्तीन चढ़ाकर आमलेट पराठों की तैयारियों में लग गई। शाह बीबी नमाज पढ़कर फारिग हुई ही थी कि माई इजाज़त लेकर चाय की ट्रे हाथों में थामे हुए अंदर दाखिल हुई। माई, तुम? सवेरा बेटी किधर है? शाह बीबी जी, वो इधर किचन में नाश्ता बना रही हैं। माई, तुम्हें तो सारे रस्म रवाज पता है। वो तो बच्ची है पर तुम तो समझदार हो, इसे रोका क्यों नहीं? जी मैंने तो रोका था, पर इधर फरजाना बीबी ने इन्हें काम पर लगा दिया है, माई ने डरते हुए बताया। शाह बीबी का गुस्से से बुरा हाल था। वो चाय तपाई पर रखकर खड़ी हो गई और सीधी बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। अंदर फरजाना बड़े क्रोफर से बैठी हुई थी और सवेरा चूल्हे पर लगी हुई थी। उन्होंने तासुब से ये मंजर देखा और अंदर दाखिल हो गई। ये क्या हो रहा है? इनकी दबंग आवाज़ पर सवेरा और फरजाना दोनों चौंक उठी। शाह बीबी जी, सबका नाश्ता तैयार करवाया जा रहा है, आखिर सुबह का वक्त है। फरजाना ने खड़े होते हुए कहा। रुखसार किधर है? उन्होंने सवाल किया। मेरी बहू इस वक्त तक अपने कमरे से नहीं निकलेगी जब तक इस मनहूस सवेरा का वजूद इस घर से दफ़ा नहीं हो जाता। सवेरा बेटी, तुम अपना और शहरियार का नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाओ और माई, तुम नाश्ता बनाकर सबके कमरों में पहुंचा दो। वो हुक्म देती हुई फरजाना को तनबीहा करती नज़रों से घूरती हुई बाहर निकल गई। सवेरा खामोशी से ट्रे में नाश्ते के लवाजमात रखने लगी। फिर फ्रेश ऑरेंज जूस निकालकर ट्रे उठाती हुई बाहर निकल गई। शहरियार सवेरा के कमरे से निकलते ही उठ गया था और अभी बाहर से जॉगिंग करके आने के बाद नहाकर बाहर निकला ही था कि सवेरा हाथों में बड़ी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई थी और इसे बिना शर्ट के देखकर सटपटा गई और रुख मोड़कर खड़ी हो गई। क्या बदतमीज़ी है? तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं कि किसी के कमरे में इजाज़त लेकर आते हैं? वो इसे देखकर तप गया था। वो सवेरा ठीक ठाक घबरा गई। वो क्या? वो इसके करीब आया और ट्रे से जूस का गिलास उठाते हुए इसके घबराए हुए वजूद को बगौर देखा। वो नजरें झुकाए हुए खड़ी थी, माथे पर पसीना चमक रहा था। वो इससे घबरा रही थी। शाह बीबी ने नाश्ता भेजा है, वो बमुश्किल बोली। ठीक है, तो अब क्या मैं खड़े खड़े नाश्ता करूँगा? वो बुखला कर नफ़ी में सर खलाती हुई मेज़ की तरफ बढ़ी। नाश्ते की ट्रे कमरे के वस्त में बिछी शीशे की मेज़ पर रख कर वो बर्तन सेट करने लगी। मजाल है जो इसने नज़रें उठाई हों, हो ना हो दब्बू, टिपिकल इत्माद से आड़ी लड़की। वो बड़बड़ाया। आपका नाश्ता, इसने नज़रें झुका कर कहा। वो आराम से टी शर्ट पहनता हुआ आकर सोफ़ा पर बैठ गया और प्लेट उठाई। सुनो लड़की, कल शाम रवानगी है, पैकिंग कर लेना, अब तुम जा सकती हो। सवेरा ना समझी से इसे देखती हुई बाहर निकल गई। इसको समझ नहीं आई थी कि वो किसकी पैकिंग की बात कर रहा था। शहरियार नाश्ते से फारिग होने के बाद तैयार होकर बाहर निकला। इसका इरादा हॉस्पिटल में अकरम बाई की अयादत के बाद शॉपिंग करने का था। वो उर्वा के लिए कुछ शॉपिंग करना चाह रहा था। अभी वो कमरे से बाहर निकला ही था कि माई इसके पास आई। सरकार, आपको शाह बीबी याद कर रही हैं। वो सर खलाता हुआ शाह बीबी के कमरे में आया, जहाँ इस वक्त बाबा साई, अम्मा और सवेरा सब मौजूद थे। चाय का दौर चल रहा था। वो सलाम करते हुए शाह बीबी के पास आकर बैठ गया। अम्मा, रुखसार आपी किधर हैं? आज सुबह से नज़र नहीं आई। इसने कमरे में नज़रें दौड़ाई। शेर, वो रुखसार हॉस्पिटल गई है, अकरम के पास। ज़ाहदा ने बात संभालते हुए कहा। शहरियार बेटा, शाह बीबी ने संजीदगी से इसे मुखातिब किया। जी शाह बीबी, हुक्म कीजिए। वो सीने पर हाथ रखते हुए शरारत से इनकी तरफ झुका। बेटा, तुमने अपनी दुल्हन को रोनमाई में क्या दिया? उन्होंने सवाल किया तो शहरियार चुप सा हो गया। इसके जिब्रे बींचे हुए थे, जैसे गुस्सा बर्दाश्त कर रहा हो। खैर, तुम्हें रस्मों रवाजों का क्या पता होगा। जाहिदा, मेरी अलमारी से कंगन निकालो और सवेरा बेटी इधर आओ। उन्होंने सवेरा को बुलाकर शहरियार के साथ बैठा दिया। ज़हदा ने इनकी अलमारी से बेशकीमत जराऊ कंगन निकाल कर शाह बीबी के हाथ में दे दिए। ये लो, अपनी दुल्हन को गिफ्ट करो। शाह बीबी ने कंगन इसकी जानब बढ़ाए। शहरियार ने खामोशी से कंगन थामे और सवेरा की जानब बढ़ाए ही थे कि शाह बीबी ने इसे टोका। शहरियार, शेरू बेटा, दुल्हन को ऐसे तोहफा नहीं दिया जाता। तुम ये कंगन अपनी दुल्हन को अपने हाथों से पहनाओ, इससे मोहब्बत बढ़ती है। इसने एक गहरा सांस लेकर बड़ी कुफ़्वत से अपने हाथों में मौजूद कंगन देखे और फिर तेज़ी से सवेरा की गोद में रखता हुआ इसका दूधिया खनाई हाथ
इसने एक गहरा सांस लेकर बड़ी कुफत से अपने हाथों में मौजूद कंगन देखे और फिर तेजी से स्वेरा की गोद में रखा हुआ इसका दूधिया खनाई हाथ थाम कर कंगन पहना दिए। ज़रा देखो तो तुम्हारी दुल्हन का हाथ तो माशाल्लाह सज सा गया है, ज़हदा ने प्यार से कहा तो शहरिया ने एक उछती सी नज़र इसके हाथ पर डाली। मेहंदी के गुल बूटों से सजा नाजुक सा हाथ जिसमें इसके पहनाए कंगन आबोताब से चमक रहे थे। स्वेरा बेटी, ये कंगन तुम्हारे सर के साई ने पहनाई हैं, अब मरते दम तक इनको मत उतारना, ये तुम्हारे सुहाग की निशानी है। शाह बीबी ने इसे हुक्म दिया था। शाह बीबी, अब मैं चलूं? अकरम भाई से मिलना है, कुछ काम निपटाने हैं, फिर कल की फ़्लाइट भी है। वो खड़ा हुआ। चलो ठीक है, तुम आराम से बेफिक्र होकर अपने काम करो, रात के खाने तक ज़रूर आ जाना। शाह बीबी ने इसे प्यार से कहा। आज का पूरा दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा था। ज़हदा ताई ने फरजाना पुप्पो को हॉस्पिटल भेज दिया था। अब रुखसार स्वेरा की सारी पैकिंग करवा रही थी। चंद घंटों में इन्हें एयरपोर्ट के लिए निकलना भी था। अभी वो स्वेरा को शोहर के दिल में उतरने के तरीके बता रही थी जब थका थका सा शहरियार कमरे में दाखिल हुआ। शेरू देखो, मैंने तुम्हारी दुल्हन की सारी पैकिंग कर दी है। वो इसके पास आकर बोली, आप भी फॉर गॉड सेक इसे मेरी दुल्हन कहना बंद कीजिए। वह तप कर बोला। स्वेरा का चेहरा फीका पड़ गया था। लो भला, हमारे यहाँ तो नई नवेली दुल्हन को दुल्हन ही कहते हैं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। वो खफीफ सा हो गई जबकि स्वेरा खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। अच्छा शाहू, सुनो, स्वेरा का ख्याल रखना, वो उधर अकेली होगी। इस परदेश में तुम ही इसका सब कुछ होगे। आप ही वो कोई छोटी सी बच्ची तो नहीं है कि मुझे इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। खाना पीना और छत दे दूंगा, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। वैसे भी सिर्फ साल भर की तो बात है। वो जाकर अपना बैग एक कोने में रखते हुए कपड़े निकालकर तैयार होने चला गया। शाम ढल रही थी। इस वक्त सभी स्वेरा और शहरियार को छोड़ने एयरपोर्ट पर आए हुए थे। प्लेन कॉटन के हल्के नीले रंग के सादा से ट्राउज़र शर्ट में मलबूस किसी भी गैर ज़रूरी आराइश व ज़बाइश के भी बगैर स्वेरा का वजूद देखने वालों की आंखों को खैरा कर रहा था। इसके मेहंदी लगे दूधिया हाथ पैर सबकी तवज्जो अपनी जानब खींच रहे थे। सादा से चमकते चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगी हुई थी। कमर तक आते काले स्याह बालों की सादा सी चोटी बांधे वो शहरियार के पहलू में खड़ी हुई थी। जेल से जमे हुए ब्लैक पैंट वाइट शर्ट और ब्लैक टाई में मलबूस शहरियार ने अपना कोट एक हाथ में डाला हुआ था। इसकी मजबूत कलाई में राडो की घड़ी जगमगा रही थी। कानों में ब्लूटूथ लगाए हुए वो अपनी सेक्रेटरी से अपना इस्तांबुल में मीटिंग का प्लान डिस्कस कर रहा था। शेरू, अब बस भी करो, फ्लाइट अनाउंस हो गई है। सलीम साहब ने इसे टोका। सबसे मिलकर वो स्वेरा को साथ आने का इशारा करते हुए अपने मखसूस मगरूर अंदाज में अंदर बोर्डिंग के लिए चला गया। वो दोनों प्लेन में बैठ चुके थे। स्वेरा का ये पहला सफ़र था, इसे डर लग रहा था, लेकिन इस संग दिल से वो अपनी फीलिंग्स शेयर करने से डर रही थी। तभी एक गैर मुल्की एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए इनकी सीट पर आई। मैम, टेक ऑफ हो रहा है, आप सीट बेल्ट बांध लीजिए। स्वेरा ने अस्पात में सर हिलाया और बेल्ट बांधने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बेल्ट भी बार बार इसके कपाते हुए हाथों से फिसल रही थी। तभी शहरियार ने इसकी जानिब देखा जो सीट बेल्ट से उलझी हुई थी। पीछे हटो, वो संजीदगी से बोला। स्वेरा दम सादे सीधी होकर बैठ गई और शहरियार ने झुककर इसकी सीट बेल्ट लगा दी। ऐसे लगाते हैं, अब आगे मुझे शर्मिंदा मत करवाना, वो इसकी काली स्याह चमकदार आंखों में झांकते हुए बोला। वो चुपचाप अस्बात में सर हिलाकर रह गई। जैसे ही जहाज़ ने टेक ऑफ किया, स्वेरा के खल्क से एक हल्की सी चीख निकली। इसने डर के मारे साथ बैठे हुए शहरियार का हाथ थाम लिया था। क्या बदतमीज़ी है ये? शहरियार ने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया। तुम चीख क्यों रही हो? इंसानों की तरह सफ़र करो, अब एक लफ्ज़ भी ना निकले तुम्हारे हल्क से। वगर्राया। शहरियार के साथ इस्तांबुल तक का सफ़र स्वेरा की ज़िंदगी का एक खटन तरीन सफ़र था। पूरे सफ़र में वो इसकी तनकीदी निगाहों का शिकार रही थी। प्लेन एक लंबे सफ़र के बाद इस्तांबुल लैंड कर चुका था। यहाँ इनका 4 घंटे के ट्रांस था। शहरियार इसे लेकर VIP वेटिंग लाउंज में पहुंचा। सुनो लड़की, तुम इधर ही मेरा वेट करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। खबरदार जो इधर से हिली। वो इसे लॉन्च में बिठाकर लंबे लंबे डंग बढ़ता हुआ बाहर चला गया। और इसने इस्तांबुल की फ़्लाइट ही इसलिए ली थी कि इसे अपनी कंपनी के तुर्क कंपनी से मर्जर के डॉक्यूमेंट साइन करने थे। वो एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका था, स्वेरा को अकेला छोड़कर। वो आजकल बहुत खुश थी।
शेरी दिन में कम से कम एक बार इससे ज़रूर रब्ता कर रहा था। आज सुबह से ही इसका मूड बहुत बहुत खुशगवार था। अभी भी वो गुनगुनाते हुए तैयार हो रही थी। इसका इरादा शेरी के घर जाकर पौधों को पानी देने का था। सफ़ेद टखनों से ऊंची कैपरी पैंट और गुलाबी टॉप पहनकर इसने अपने सुनहरे बालों में बुर्श मारा और फ़ोन उठाती हुई बाहर निकल गई। अभी गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि इसका फ़ोन बजने लगा। जॉन्स कॉलिंग। इसने एक नज़र बजते हुए फ़ोन पर डाली और एक गहरी सांस लेकर आराम से कार की सीट से पुश लगाकर फ़ोन रिसीव किया। हेलो फ्रेंड, कैसी हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ कैसे हो, किधर हो? मैं बस ऑफिस आया था। शहरियार ने इस्तांबुल से डॉक्यूमेंट भेजे थे, वो साइन करने थे। तुम्हारे फियोंसी ने तो कमाल कर दिया है। शेरी तुर्की में है। वो बड़बड़ाई। हाँ क्यों, क्या तुम्हें नहीं पता? जॉन्स ने पूछा। हाँ नहीं, वो रात को कुछ जिक्र तो किया था पर मैं नींद में थी। वैसे वो लंदन कब तक आ रहा है? उर्वा ने हड़बड़ाकर बात संभालते हुए कहा। डोंट वरी उर्वा, हो सकता है वो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता हो। जॉन्स ने इसे तसल्ली दी। हाँ शायद, उर्वा ने बुझे दिल से कहा और फ़ोन काट दिया। अब वो शहरियार को फ़ोन मिला रही थी। वो काफ़ी घंटों से अकेली बैठी हुई शहरियार का इंतज़ार कर रही थी। इसने बचपन से ही शहरियार का नाम अपने नाम से जुड़ा देखा था। वो कभी कभी ख्वाबों में खुद को सबसे दूर शहरियार के साथ बसता देखती थी, जहाँ ना पुप्प होती और ना ही कोई इसे ताना देने वाला। रात की तन्हाइयों में अक्सर अपनी बेबसी पर आंसू बहाते हुए इसने शहरियार को सोचा था, पर वो तो शायद किसी और ही दुनिया का बासी था। इसने तो कभी भी इसके वजूद को तस्लीम ही नहीं किया था। इससे तो शायद इल्म भी नहीं था कि एक बेवकूफ़ और बुज़दिल सी लड़की इसे अपने दिल में बसाए हुए इसके पलटने का, अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रही है। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, सोचा भी कैसे कि आप कभी मुझसे मोहब्बत करेंगे। वो अपनी सोचों में गुम थी जब किसी ने इसके शानों पर हाथ रखा। हेलो ब्यूटीफुल, अकेली हो? एक लंबा तिरंगा सफ़ेद फॉर्म मर्द इसको घूर रहा था। वो वकील के ऑफिस से सारे डॉक्यूमेंट साइन करके इन्हें जॉन्स को फैक्स करने के बाद फारिग हुआ ही था कि इसका सेल फोन बजने लगा। इसने फ़ोन पर नज़र दौड़ाई तो उर्वा कॉल कर रही थी, कानों में ब्लूटूथ लगाकर। इसने गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने का हुक्म दिया और फिर कॉल ली। हेलो, कहाँ हो तुम? उर्वा ने छूटते ही सवाल किया। मैं अपने काम से बाहर निकला हुआ हूँ। क्यों, खैरियत? शेरी, सच बताओ, किधर हो तुम? वो जॉन्स कह रहा था तुम इस्तांबुल में हो। हाँ, मैं ऑफिस के काम से इस्तांबुल आया हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? ओ कम ऑन उर्वा, तुम मेरी सेक्रेटरी नहीं हो जो मैं तुम्हें अपना टाइम टेबल फिक्स किया करूँ। आइंदा मुझसे इस तरह बास पुस मत करना। वो उलझा। अकेले हो, समझो अकेला ही हूँ। व्हाट? कहीं तुम्हारे माँ बाप ने ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी तो नहीं करवा दी किसी देसी गवार से? वो चीख उठी। व्हाट रबिश, ये तुम्हें क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा और मर्दजात पर कभी भी नहीं। खैर छोड़ो, ये बताओ कब वापस आ रही हो? सच्ची, आई एम मिसिंग यू अ लॉट। पता है जब तुम आओगे ना तो मैं एयरपोर्ट पर ही तुम्हें पिक करूँगी, फिर हम साथ कर चलेंगे। मैं तुम्हें जी बढ़कर देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें जी बढ़कर देखूंगी। वो खनकती हुई आवाज़ में प्लान बना रही थी। उर्वा इसके चेहरे पर सोच की परछाइयाँ थी। शेरी चांद, उर्वा से आगे भी कुछ तो बोलो। मुझे आने में अभी कुछ दिन लगेंगे, तुम इजी रहो। जब फ़्लाइट कंफर्म करवाऊंगा तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। बातें करते करते एयरपोर्ट आ गया था। इसने फ़ोन बंद किया और ड्राइवर को बिल पे करके लंबे लंबे कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। वो वकील के ऑफिस से सारे डॉक्यूमेंट साइन करके इन्हें जॉन्स को फैक्स करने के बाद फारिग हुआ ही था कि इसका सेल बजने लगा। इसने फ़ोन पर नज़र दौड़ाई। इसने फ़ोन बंद किया और ड्राइवर को बिल पे करके लंबे लंबे कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। एक लंबा तिरंगा मर्द, हाथों में कड़े, गले में चेन, लंबे सुनहरे बालों की पौनी बनाए सवेरा को खबासत से देख रहा था। हाय ब्यूटीफुल, वो इसके करीब हुआ। तन्हा हो? मैं भी अकेला हूँ। आज फिर क्या ख्याल है? वो आंख दबाते हुए बोला। इससे पहले वो सवेरा के मज़ीद करीब होता एक हाथ इसके शाने पर आकर रुका। एनी प्रॉब्लम मैन? ये मेरे साथ है। एक डिसेंट सा बमुश्किल 30 साल का मर्द खड़ा था। सॉरी मैन, मुझे लगा ये परी अकेली बैठी हैं। कई घंटों से इसे अकेला बैठा देख रहा था तो फ्रेंडशिप करने आ गया। अब पता चल गया है तो निकलो यहाँ से, वो रूडली बोला। इसको टालने के बाद वो इस डरी सहमी लड़की की तरफ मुड़ा जो अपने हाथ मसलते हुए मसलसल आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। हेलो मिस, इस अंग्रेज़ ने अपना हाथ मुसाफा के लिए इस कामनी सी लड़की की तरफ बढ़ाया। वो इसे नज़रअंदाज करते हुए खड़ी हो गई। ओह सॉरी, मैं भूल गया, तुम एशियन मुस्लिम गर्ल्स हाथ नहीं मिलाती हो। जा कहाँ रही हो? आओ बैठे बातें करते हैं। वैसे बेबी, तुम अकेली हो? तुम्हारे पेरेंट्स किधर हैं?
वो बेतकल्फी से कहता हुआ इसके साथ बैठ गया। सवेरा को इसका अंदाज ज़रा बराबर भी अच्छा नहीं लगा था। इसने शहरयार की तलाश में चारों जानिब निगाह दौड़ाई, पर वो कहीं पर भी नहीं मौजूद था। मेरा नाम एंडी है, लंदन जा रहा हूँ। और स्नो वाइट, तुम्हारा नाम क्या है? इसने बड़ी दिलचस्पी से इसके चेहरे की घबराहट को नोट किया। सवेरा शहरयार, वो धीरे से बोली। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ से आ रही हो और किधर जा रही हो? वैसे लगता है अकेले सफ़र कर रही हो, और अकेला बंदा बोर हो जाता है। वो चुपचाप इस बात में सर खिलाती हुई मसलसल इधर उधर देख रही थी। तुमने बताया नहीं कि कहाँ जा रही हो? लंदन, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली। व्हाट अ कोइंसिडेंट, मैं भी लंदन जा रहा हूँ और तुम भी, और पता है अगर हम सफ़र अच्छा हो तो सफ़र तेज़ी से गुजरता है। सवेरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बैठी रही। क्या मैं तुम्हें कॉफ़ी की ऑफ़र कर सकता हूँ? वो पूछ रहा था। सवेरा की समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से इस मुसीबत से जान छुड़ाए। नहीं प्लीज़, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी, आप जाइए यहाँ से, मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे। वो थोड़ा मजबूत लहजे में बोली। हस्बैंड? डोंट टेल मी, तुम मैरिड हो? और कैसा हस्बैंड है तुम्हारा जो तुम्हारी जैसी सिंपल लड़की को अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चला गया है? एंडी हैरान हुआ। वो बस आते ही होंगे, सवेरा ने कहा। तभी से शीशे के पार से शहरयार नजर आया। वो आ गए हैं, अब आप जाइए प्लीज़, वो बोली। एंडी ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। वो इंग्लैंड के मोस्ट वांटेड बैचलर बिजनेस टाइकून शहरयार को पहचान चुका था। मिस, ये मेरा कार्ड रख लो, तुम बहुत मासूम हो, अगर कभी भी किसी मुश्किल में पड़ो तो मुझे ज़रूर कॉल करना। वो जेब से विजिटिंग कार्ड निकाल कर इसके हाथ में थमाते हुए वहाँ से चला गया। सवेरा ने बेदिली से एक नज़र कार्ड पर डाली। डॉक्टर प्रोफेसर एंड्रयू स्मिथ क्वीन। इसने मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन QMUL कार्ड अपने पर्स में डाला और शहरयार का इंतज़ार करने लगी, जो इसी तरफ आ रहा था। चलो फ्लाइट अनाउंस हो गई है, इसने आने के साथ ही इसे हुक्म दिया, और सवेरा इसकी तकलीद करते हुए बोर्डिंग के लिए आगे बढ़ी। एरोप्लेन एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। सवेरा शहरयार के साथ साथ चलने की भरपूर कोशिश कर रही थी। इमिग्रेशन काउंटर पर सवाल जवाब के बाद शहरयार सवेरा को लेकर एयरपोर्ट के अखाते से बाहर निकला तो फौरन ही इसका बावर्दी ड्राइवर गाड़ी लिए सामने आया। गुड इवनिंग सर एंड मैम, ड्राइवर ने उतरकर सलाम करते हुए इन दोनों के लिए दरवाज़ा खोला तो शहरयार ने सवेरा को बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी बैठकर दरवाज़ा बंद किया। गाड़ी तेज़ी से मुख्तलिफ रास्तों से गुजर रही थी। लंदन की बीगी शाम एक पुरस्कून सा मंजर पेश कर रही थी। चारों जानब सब्जा ही सब्जा, राह चलते हर रंग और नस्ल के लोग। सवेरा इन हिमाक से बाहर देख रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक खूबसूरत पुलों से ढके शानदार से मकान के बाहर रुकी। शहरयार खामोशी से गाड़ी से अपना सामान उतारकर सीधा अंदर चला गया। वो एक लम्हे को ड्राइवर के सामने सुबकी के एहसास से सुनसी होकर रह गई थी। तभी ड्राइवर का फ़ोन बजा। यस सर, श्योर सर। मैम, आपका लगेज। ड्राइवर ने इसका सूटकेस डग्गी में से बाहर निकाला। वो खामोशी से अपने सूटकेस को उठाने के लिए झुकी ही थी कि ड्राइवर ने सूटकेस उठाया। आइए मैम, आपको अंदर तक छोड़ दूँ। वो ड्राइवर की रहनुमाई में इस आलीशान इमारत में दाखिल हुई। अंदर एक बड़े गोल कमरे में ड्राइवर ने इसका सूटकेस रखा और तज़ीम बजा लाते हुए बाहर चला गया। घर क्या था? एक शीशा से बना महल था। ऑफ वाइट कम्बिनेशन का कीमती फर्नीचर, महंगी पेंटिंग्स से सजी दीवारें। एक बड़ी दीवार पर शहरयार की तस्वीर लगी हुई थी। स्क्वैश, पोलो ग्राउंड, यूनिवर्सिटी और कई शील्ड लेती हुई तस्वीरें थी। ये तो इससे भी मालूम था कि शहरयार एक बहुत ही जीनियस और लाइक, अपने इरादों में अटल और कतई फैसले करने वाली नेचर का मालिक है। इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी अपनी लियाकत के झंडे गाड़े थे, जिसकी खबरें बाबा सही सबको देते रहते थे। वो दूर ज़रूर थे मगर इससे लाताल्लुक हरगिज़ नहीं थे। शहरयार घर के अंदर दाखिल हुआ, पीछे मुड़कर देखा तो सवेरा साथ नहीं थी। अब क्या मैडम को इनविटेशन देना पड़ेगा? वो झुंझलाया और अपने कमरे की जानिब बढ़ा। इसने अपने कमरे में आकर सुकून का सांस लिया।